देखो, हमने कहा था कि डार्विन के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। देखिए, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, उसने क्या देखा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में? देखो ऐसे, ऑल लिविंग organism with enormous capacity to reproduce। देखो, ये पहला ऑब्जर्वेशन था डार्विन्स का कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इनॉर्मस कैपेसिटी होता है रिप्रोड्यूस करने का, है ना। ये ऑब्जर्वेशन है। देखो, और इस ऑब्जर्वेशन को इवन माल्थस ने भी इसके बारे में बताया था। एक साइंटिस्ट था माल्थस, और माल्थस ने ये कहा था कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं ऑफ पॉपुलेशन, मतलब वो 4, 8, 16 ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। तो ये तो माल्थस ने भी बताया था। और डार्विन के बारे में कहा जाता है कि डार्विन वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ माल्थस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी कि डार्विन किससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो इसमें एक नाम माल्थस का भी आता है। माल्थस कहते हैं, MALTHUS, माल्थस। उसने बताया था कि हमारा जो पॉपुलेशन है, जो रिसोर्स है, उसमें कोई तालमेल नहीं है ना। उसने कहा कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हमारा क्या बताओ एक्सपोनेंशियल होता है। इसके बाद देखो, ये तो मान लो हमने कहा कि ये पहला ऑब्जर्वेशन है। देखो कि हर ऑर्गेनिजम्स का एक इनॉर्मस कैपेसिटी होता है तो रिप्रोड्यूस करने का। बट देखो, जो इसका सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो क्या कहता है इसमें। देखिए, बट पॉपुलेशन size remain constant except certain fluctuation। देखिए, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है। देखो, उसने कहा कि कैपेसिटी तो इनॉर्मस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो बहुत हद तक कांस्टेंट रहता है। उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। मतलब रिप्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है, उसके बावजूद भी एक सर्टेन लिमिट के बाद हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो क्या हो गया बताओ, कांस्टेंट हो जाता है। एक्सेप्ट सर्टेन फ्लक्चुएशन, जैसे आप देखो रेनी सीजन वगैरह में इंसेक्ट वगैरह का नंबर बढ़ जाता है, दीपावली के टाइम पर इंसेक्ट के नंबर बढ़ जाते हैं और वो घट भी जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन है जिसको काउंट नहीं किया गया। उसने कहा कि पॉपुलेशन साइज ऑलमोस्ट क्या बताओ कांस्टेंट होता है, बावजूद इसके कि हर ऑर्गेनिजम्स अपने कैपेसिटी में मैक्सिमम क्या कर रहा है बताओ, रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। समझ में आ रहा है? तो देखो, तो ये हो गया इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन। एंड फिर भी यहां बट लिखते हैं, बट ऐसे, और फिर देखो लिखते हैं एंड तीसरा ऑब्जर्वेशन। देखो वो क्या कहता है, वो कहता है आर resources are limited। हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है ना। देखो, ये 3 ऑब्जर्वेशन हो गए। मैक्सिमम रिप्रोडक्शन हो रहा है,
पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट है और रिसोर्स भी हमारे लिमिटेड है। अब अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, अगर मैं इन तीनों को मिलाकर मैं पूछूं आपसे कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों का, अगर मैं अब आपसे पूछूं इन्फरेंस क्या है मेरे पास, अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे यहां पर कि इसका इन्फरेंस आपने क्या ड्रॉ किया, बताओ। इसका इन्फरेंस ये है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, जितने भी प्रोजेनी पैदा होते हैं, उनके पास रिसोर्स लिमिटेड है। मतलब है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा ना रिप्रोड्यूस करने का। मतलब ये क्या कहता है कि एक स्ट्रगल होता है। जब आपके पास नंबर बहुत ज्यादा होगा, जब आपके पास नंबर ज्यादा होगा और रिसोर्सेज कम होंगे, तो उस लिमिटेड रिसोर्स को यूज करने के लिए क्या होगा बताओ, एक स्ट्रगल होता है। उसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं। और उस स्ट्रगल के बाद काफी कम ऐसे ऑफस्प्रिंग होते हैं जो आगे की तरफ ग्रो कर पाता है। मतलब हर प्रोजेनी को, हर ऑफस्प्रिंग को एडल्ट बनने का मौका नहीं मिलता, वो पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो देखो इन्फरेंस क्या निकला, अगर इन तीनों को मिलाकर देखेंगे आप, तो इन्फरेंस ये है कि देयर मस्ट बी struggle for existence, struggle for existence for the limited resource, and hence all offspring do not get opportunity to reproduce। देखिए ये फर्स्ट इन्फरेंस ड्रॉ हुआ है, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। There must be struggle for existence for the limited resource, and hence all offspring do not get opportunity to reproduce। जब मान लो 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब उस 1000 बच्चे में बाद में 100 ही बचा, 900 तो पहले ही स्ट्रगल में खत्म हो गए, वो रिसोर्स को यूज ही नहीं कर पाए प्रॉपर। जो लिमिटेड रिसोर्स को यूज कर पा रहा है अच्छे तरीके से, उन्हीं को चांस मिलेगा आगे सर्वाइव करने का। और इसी की वजह से क्या हो बताओ, जो पॉपुलेशन का साइज है वो रिमेन क्या हुआ बताओ, वो कांस्टेंट रह जाता है। ये समझ में क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर आपके पास बहुत सारे पॉपुलेशन में लोग रह रहे हैं, इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो क्या उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो जो बच गया, जो स्ट्रगल में जीत गया, वही तो आगे सर्वाइव करेगा। तो 1000 बच्चे थे, अब उसमें 100 बच्चे ही एडल्ट बन पा रहे हैं, रिप्रोड्यूस तो वही करेंगे ना फिर। तो पॉपुलेशन साइज हमारा क्या होगा बताओ, क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ये पहला इन्फरेंस था। देखो अब यहां देखो, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, देखो ये 3 ऑब्जर्वेशन है। अब मैं फोर्थ आपको क्या बता रहा हूं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखिए बता रहा हूं आपको, वो क्या कहता है कि all the individual of a population must be different in its characteristic। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि all individuals are different, all individuals have
different kind of variation, और ये जो वेरिएशन है ये फिजिकल भी हो सकता है, पहलवान हो सकता है, कोई फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, और कोई बिहेवियरल भी हो सकता है। तो उसने क्या कहा कि एक पॉपुलेशन में इतने सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं, वो एक ही स्पीसीज की इंडिविजुअल्स हैं इनफैक्ट, बट वो भी एक जैसे नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और ये डिफरेंस उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, उसके फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, या उसके बिहेवियरल पार्ट में भी हो सकता है। फिजिकल कहने का मतलब आप अगर फिजिकली स्ट्रांग हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप कुश्ती में जल्दी आप स्ट्रगल में आपको थोड़ा फायदा मिलेगा आपको। फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी की आप पहलवान ही है, बहुत अच्छे पहलवान हैं, और स्पर्म बन ही नहीं रहा आपकी बॉडी में, तो उस पहलवानी का क्या फायदा फिर? तो आगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे फिर आप। तो आपका फिजिकल वेरिएशन, आपका फिजियोलॉजिकल वेरिएशन और आपका बिहेवियरल चेंज, हर तरह के वेरिएशंस होते हैं। तो उसने क्या कहा कि आपके पॉपुलेशन में रहने वाले जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल्स में कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होते हैं, ये वेरिएशन है, और ये वेरिएशन फिजिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है, और बिहेवियरल भी होता है। तो ये क्या हो गया? फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब मैं बता रहा हूं, देखो नंबर 5, यहां देखिए, अगर ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपने देख लिया है और एक फिफ्थ भी देखो है, फिफ्थ क्या देखो, क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द variations are heritable. ये इसका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है। उसने कहा कि मोस्टली जो वेरिएशंस होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं। समझ में आ गया? ये 5 ऑब्जर्वेशन हो गए, और अब देखो 4 और 5 के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फिर 2 इन्फेरेंस दिए गए। इन्फेरेंस नंबर 2 बेस्ड ऑन दैट, देखो इन्फेरेंस नंबर 2 I2 क्या लिखा हुआ है, देखो देखो वो क्या कहता है, those individuals which inherited characteristic fit them best in the environment, they will leave more progeny than the less fitted individuals. देखो ये टर्म देखिए अब यहां पर, ये इसका ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है। देखो उसने क्या कहा कि those individuals which inherited characteristic fit them best in the environment, they will leave more progeny than the less fitted individual. मतलब आप में कुछ ऐसे बिहेवियर आपको मिले हैं, आपको कुछ ऐसे जेनेटिक्स मिला है, आपको आपके अंदर कुछ ऐसा इनहेरिटेंस है जो आपको उस एनवायरनमेंट में ज्यादा फिट करता है, और जो ज्यादा फिट होगा वही ज्यादा प्रोजेनी क्या करेगा बताओ, प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा फिट है वो तो उसकी लॉन्गेविटी भी ज्यादा है,
वो हर तरह से उस एनवायरनमेंट में अगर एडेप्टेड है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी प्रोड्यूस करने की। लेकिन जो फिट ही नहीं है इन्वायरमेंट में, वो क्या रिप्रोड्यूस करेगा? तो रिप्रोडक्शन होने के लिए आपके अंदर इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन आप में ज्यादा होना चाहिए, और ये अचानक नहीं आता है। ये आपको कहां से मिला? आपके इनहेरिटेंस में। तो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो आप में इनहेरिट हुआ है अपने एंसेस्टर से, और वो जेनेटिक्स आपको ज्यादा अच्छा बनाता है उस इन्वायरमेंट में, ऐसे लोग ज्यादा प्रोटीन क्या करेंगे बताओ, प्रोड्यूस करेंगे इन रेस्पेक्ट टू दोज हु आर लेस फिटेड इंडिविजुअल्स। और देखो, इसी को कहते हैं, देखो इसी को कहते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं इसको। और इसी रिप्रोडक्शन को यूज किया गया, यही है नेचुरल सिलेक्शन, और इसी को कहते हैं क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। देखिए, ये जो आपने देखा, यही है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, कि जो जितना ज्यादा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उसी स्पीसीज का एक एनिमल ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसका फिटनेस लेवल ज्यादा अच्छा है। और सिलेक्शन यही कहता है, सिलेक्शन का मतलब ये होता है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, और इसी को कहते हैं क्या बताओ? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है इसको। अलग अलग टर्म है सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का टर्म डार्विन का दिया हुआ है। और ये मेरे ख्याल से स्पेंसर का टर्म दिया गया है। स्पेंसर या स्टेबिंस है, मिल जाएगा, देखिएगा। स्पेंसर है या स्टेबिंस है, दो साइंटिस्ट के नाम है, इनमें से कुछ एक नाम है। ये अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया हुआ टर्म है, स्पेंसर है या मे बी ये स्टेबिंस भी हो सकता है। मुझे जबकि यहाँ ये नाम याद नहीं आ रहा है, आप ढूंढ लीजिएगा। बट जिस चीज को डार्विन ने सिलेक्शन कहा था, वही चीज स्पेंसर का ही है मेरे ख्याल से। उसने यूज किया था टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट है उसी का सर्वाइवल है, और जो सर्वाइव करेगा वही ज्यादा प्रोजेनी क्या करेगा बताओ, प्रोड्यूस करेगा। तो ये इन्फ्लुएंस नंबर क्या हो गया? 2। समझ में आ रहा है? और देखो इन्फ्लुएंस नंबर 3, देखो ये इसी के बेसिस पे बनाया गया। देखो वो क्या कहता है, यूनिक एबिलिटी ऑफ एन organisms to survive and reproduce variably results in accumulation of useful variation generation after generation। देखिए ये थर्ड इन्फ्लुएंस है, देखो यूनिक एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, क्या बताओ, वेरिएबली results in accumulation of useful variation generation after generation। और अगर ऐसा होगा, तो अगर मैं कहूं कि अब ये इस सारे इन्फ्लुएंस का, अब इस इन्फ्लुएंस का रिजल्ट क्या है बताओ? इसका रिजल्ट ये है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ग्रेजुअल अगर
आपके पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक, गुड कैरेक्टरिस्टिक, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो फेवरेबल है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है धीरे धीरे, तो अल्टीमेटली आपके पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा और इसकी वजह से क्या बताओ, एक नए स्पीसीज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है ये, है ना? तो देखो, तो डार्विन का ये जो पूरा का पूरा जो इसका थ्योरी है, इस थ्योरी को हम 5 ऑब्जर्वेशन में और 3 इन्फेरेंस में इसको हम दिखा सकते हैं। और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक चीज कि डार्विनियन थ्योरी का जो 2 मेन इसका जो मतलब की पॉइंट कहते हैं, लिखा हुआ है ब्रांचिंग डिसेंट एंड द नेचुरल सिलेक्शन। अब मैं वहां पे आ रहा हूं, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी बच्चों, ये याद रखिएगा, 5 ऑब्जर्वेशन है और 3 इन्फेरेंस है। आपको एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा ये चीज, लेकिन ये बहुत ज्यादा इधर उधर स्केटर्ड फॉर्म में। इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि डार्विन क्या कहना चाह रहा था एक्चुअली। और देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको, देखो यहाँ पे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। सबने लिख लिया? हाँ जी, सबने लिख लिया ना? एक बार ये सर्च कर लेना कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म किसने यूज किया था। मैं ही सर्च कर लेता हूं, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्पेंसर का टर्म दिया हुआ है ये, हर्बर्ट स्पेंसर, तो पहले लिखा था मैंने, वही है। ये सेम ही चीज है। डार्विन थ्योरी का जो सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, उसी को कहा था स्टेबिंस ने, क्या बताओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ में आ गया? चलिए, अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। चलते हैं द की वर्ड्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी। देखो, इसमें 2 चीजें लिखते हैं। एक तो ब्रांचिंग डिसेंट कहते हैं, और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या है? देखो, जैसे मान लो ये कोई रिमोट प्रोकैरियोटिक सेल्स थे मान लो, क्योंकि ये पहले आए थे, और ये कई सारे जैसे जब इनमें रिप्रोडक्शन हुआ तो ये बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हुए, और ये कन्वर्ट होने के बाद मान लो ये हैबिटेट 1 में गया, ये हैबिटेट 2 में गया, ये हैबिटेट 3 में गया। अलग अलग तरह का हैबिटेट है, देखो अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट है वहां पे। और ये जब यहां पहुंचा, ऐसा लिखा जाता है all the cells adapt differently according to the adaptive condition। देखो, यही है ब्रांचिंग डिसेंट। अब H1 अलग तरह का हो गया, H2 अलग तरह का हो गया, H3 अलग तरह का हो गया, क्योंकि वहां का कंडीशन अलग था। तो ये ब्रांच तो एक ही जगह से हो रहा है ना। तो ये जो देखो, एक ब्रांच से अलग अलग तरह के सेल्स बने, और हर सेल्स का एडेप्टेशन क्या है बताओ। अब मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, इसी को आप ऑर्गेनिज्म की बात पे लेके चले जाए, है ना?
तो एक जगह से हर एक मतलब एक सिंगल पॉइंट से कई सारे सेल्स बने और ये सेल्स ये प्रोकैरियोट्स बहुत तरह के इन्वायरमेंट में गए और हर तरह के इन्वायरमेंट में जाने के बाद उसकी जो कंडीशंस थे अकॉर्डिंगली इसमें चेंज आया एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग डिसेंट कहते हैं देखो इसको है ना कि एक सिंगल पॉइंट से किसी चीज का ओरिजिन होता है और वो जहां जहां जाता है उसके हिसाब से उसके अंदर कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस आते हैं इसी को ब्रांचिंग डिसेंट कहा जाता है ये इसके ब्रांचेज हैं है ना और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से बताओ क्या बताओ डिफरेंट है ऑल्दो इनके एंसेस्टर एक थे बट इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रांचिंग डिसेंट समझ में आ गया हाँ जी समझ में आ गया ब्रांचिंग डिसेंट में क्या होता है एंड सिलेक्शन का मैंने बता दिया इसका मतलब होता है डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं देखिए कि एक ही अब उसने ये भी कहा कि ये भी जरूरी नहीं है कि एक इन्वायरमेंट में 50 लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एक ही तरह से रिप्रोड्यूस करेगा ऐसा भी नहीं है उनके अंदर भी वेरिएशंस हैं और जो वेरिएशंस उसको ज्यादा हेल्प करेगा उस स्ट्रगल को जीतने में सरवाइव करने में वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा नेक्स्ट जनरेशन में तो सिलेक्शन इज सिंपली कॉल्ड डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने पहले भी कहा था कि आर्थ्रोपोड्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर डिजीज कॉजिंग एबिलिटी सिंपली इज द नंबर आप देखिए आर्थ्रोपोड्स का नंबर सबसे ज्यादा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स की बात करें तो ये क्या इंडिकेट करता है कि arthropods are the most naturally selected organisms because they have very good adaptive conditions they can survive anywhere in any kind of environment चाहे वो किसी तरह का कंडीशन हो टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो खाना मिले ना मिले हर तरह के कंडीशंस में वो एडेप्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ देयर इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स एंड इन दैट सेंस वी कैन से arthropods are the most naturally selected living organisms in the part of animals समझ में आ गया आपको तो सिंपली याद रखिएगा कि whenever we say कोई एनिमल कितना ज्यादा सेलेक्टेड है या नहीं है सिंपली इसके नंबर की बात करते हैं नंबर ज्यादा है मतलब वो ज्यादा सेलेक्टेड है नंबर नहीं है तो सेलेक्टेड वो नहीं है समझ में आ गया आपको ये चीज हाँ जी चलिए ये समझ में आ गया ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से निकलने के बाद हम जहां जहां जाते हैं उस कंडीशंस में अपने आप को एडेप्ट करते हैं और उसमें चेंज आता है उसके लिए एंड दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड ब्रांचिंग डिसेंट कहा जाता है अब यहां देखो आगे ये मिटा रहा हूं मैं यहां से अब देखो उसने क्या कहा देखो अब मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू डार्विन first point variation is small उसको माइक्रो चेंज कहते हैं gradual and directional second point उसने कहा जो वेरिएशन होता है is re-adaptive फिर देखो थर्ड पॉइंट ने क्या कहा कि सिलेक्शन
X on the phenotype सिलेक्शन X on the phenotype, मतलब जीनोटाइपिक चेंज है, उसका फिनोटाइप चेंज नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं होता था। सिलेक्शन X on phenotype and select best organisms and that organism will contribute maximally to the next generation। जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूं, देखो सपोज करो, इसका मतलब मुझे क्या मैं कह रहा हूं, जैसे सपोज करो यहां पर 10 एडल्ट रहते हैं, 10 इसमें मेल भी हैं और 10 इसमें फीमेल भी है, मतलब सबको एक मेल फीमेल का रेशियो मिल रहा है। अब क्या हुआ कि इस 10 में से क्या सब के सब एक जैसे फिटेड है? ऐसा नहीं है। उसने क्या कहा देखो कि हो सकता है इस 10 से अगले जनरेशन में, इस 10 से अगले जनरेशन में मान लो 1000 ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं। इसको चलो 100 कर लेते हैं। यहाँ पे 1000 ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं, है ना? और इस 100, अब देखो उसमें क्या कहा कि 100 ऑफ स्प्रिंग में से केवल अब जो आपका स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर द रिसोर्स, उसके बाद 100 एडल्ट यहां बच गया। देखो ओनली 100 एडल्ट सर्वाइव। और ये स्ट्रगल यहां होता है, देखो ये स्ट्रगल हर तरह का होता है। देखो ये इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, ये इंटर स्पेसिफिक भी होता है, और ये इन्वायरमेंटल भी होता है। हर तरह का स्ट्रगल हो रहा है। देखो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि 100 एडल्ट थे, इन सब ने मिलकर 1000 बच्चे पैदा किए। क्या 1000 के 1000 सर्वाइव कर गए? नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उसमें से केवल 100 ही तो बच रहा है। और वो 100 कौन? अब देखो यहाँ क्वेश्चन ये भी है कि क्या 100 ने सबने 10-10 बच्चे पैदा किए? ऐसा भी नहीं है। देखो हो सकता है कि इसमें जो 10 और 90 है, ये जो 10 इंडिविजुअल यहाँ पर हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो यहाँ पर 90, और जो 90 है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है केवल यहाँ पे 10। क्यों? क्योंकि इसमें इस 10 में से इस 10 का जो एडेप्टेशन है वो दूसरे से ज्यादा बेटर है, उनमें इनहेरिटेंस ज्यादा अच्छा है पहले से। और यही डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है। देखो 10 और 90 वापस 100 देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा देखा जाए तो 10 ने मिलके यहाँ पे 900 बच्चे पैदा कर दिए और 90 ने मिलके केवल 100 बच्चे पैदा किए। तो बचा कितना बताओ आप? टोटल तो यहाँ पे 1000 हो गया ना। अब अगले जनरेशन में क्या हुआ कि इस 900 में भी जो ज्यादा अच्छे हैं, इनमें भी अब वेरिएशन आएगा ना। और जिसमें जितना अच्छा वेरिएशन होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। कहने का मतलब ये है कि हर बार देखो यहाँ अगर आप देखिए यहाँ पर यहाँ 100 है तो यहाँ भी तो 100 ही बचा था। तो पॉपुलेशन साइज क्या हो गया बताओ? रिमेन कांस्टेंट कहते हैं। तो स्ट्रगल है, और ये स्ट्रगल हर तरह का होता है। इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, इंटर स्पेसिफिक भी होता है, और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल भी होता है। हर तरह की स्ट्रगल से आपको जूझना है। और स्ट्रगल में जीतेगा कौन? जिसमें से क्या बताओ
फ्री एडेप्टिव वेरिएशंस होते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। लेमार्क ने क्या कहा था? लेमार्क ने ये कहा था कि अगर आपको एडेप्ट करना है तो आप में वेरिएशन आ जाएगा। मतलब आपको उड़ना है तो आप में पंख आ जाएंगे। ये किसने कहा था? लेमार्क ने, कि टू एडेप्ट योरसेल्फ यू डेवलप सम काइंड ऑफ वेरिएशन। मतलब इन्वायरमेंटल चेंज के बाद आप में वेरिएशन आता है, ये लेमार्क ने कहा था। यहाँ डार्विन क्या कह रहा है? ऐसा नहीं है। अगर आप में पहले से इनहेरिटेड बिहेवियर है, आप में पहले से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके स्ट्रगल में, वही सरवाइव करेगा। मतलब उसने कहा कि वेरिएशंस की वजह से, अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेमार्क ने क्या कहा था कि आपका जो वेरिएशन है वो एडेप्टेशन के लिए होता है। देखो इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिएगा। लेमार्क ने क्या कहा था कि आप में जो वेरिएशन आएगा वो एडेप्टेशन के लिए आएगा। और डार्विन क्या कह रहा है बताओ? अगर आप में वेरिएशन है तो आप क्या करेंगे? एडेप्ट करेंगे। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? लेमार्क ने क्या कहा था कि इफ यू हैव टू एडेप्ट you need some kind of variation. For the adaptations we develop variation. ये किसने कहा था? लेमार्क ने। और ये क्या कर रहा है बताओ? If we have variation we will be adapted. तो जिसमें यूजफुल वेरिएशंस होंगे वो एडेप्ट करेंगे, जिसमें यूजफुल वेरिएशन नहीं होगा वो क्या होगा? वो एलिमिनेट हो जाएगा स्ट्रगल से। और फाइनली नंबर 100 का 100 बच गया। देखो, और देखिए ना, अगर आप देखिए हर एनिमल का पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। आप देखो फॉरेस्ट वगैरह में तो वाइल्ड एनिमल्स का नंबर कम ही हो रहा है ना, ओवर ग्रोथ तो नहीं हुआ उसका। और अगर उसका नंबर कम हुआ या ज्यादा हो रहा है तो आपकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है। अगर आप नेचुरल पॉपुलेशन की बात करें जिसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपने आप सारा चीज मैनेज कर रहे हैं, उनका पॉपुलेशन साइज एब्रप्टली चेंज नहीं हो रहा। पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम आपको है क्योंकि आप नेचर के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अगर आप नेचर की बात करें तो नेचर कहता है कि अगर एक हॉस्पिटल में एक समय 10 बच्चे पैदा होते हैं, उस 10 बच्चे में से 5 बच्चा ऐसा है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव नहीं कर रहा नेचर के साथ, वो मरने के लायक बच्चा है, उसमें कंडीशन अच्छे नहीं है उसके, उस बच्चे को आपने बचा लिया मेडिकल हेल्प के थ्रू। बचने के लायक तो 5 ही था ना, आपने सबको बचा लिया, तो पॉपुलेशन साइज तो आपका डिस्टर्ब होगा ना। फिर अगर सब कुछ नेचर पे छोड़ दीजिए आप कि जो बचेगा बचेगा, जो मरेगा मरेगा, तो आपका पॉपुलेशन इस हद तक नहीं बढ़ने वाला था। तो अगर आप सिलेक्शन के रूल को फॉलो करते तो पॉपुलेशन साइज हमारा भी क्या होता बताओ? कांस्टेंट रहता। ये जो बम की तरह पॉपुलेशन बढ़ा है हमारे पूरे वर्ल्ड में, कारण क्या उसका? मेडिकल इक्विपमेंट्स। हम उस बच्चे को बचा लेते हैं जो जेनेटिकली फिट नहीं है, वो बचने के लायक है ही नहीं, बट आपने यहां से ऑक्सीजन लगाकर, वहां से ब्लड डालकर, नाक में पाइप, मुंह में पाइप, पता नहीं कहां कहां पाइप डाल देते हैं, और ऐसे बच्चे को हम बचा लेते हैं जिसको नेचर ने वेलकम किया ही नहीं था, ये आपके द्वारा वेलकम किए गए हैं। तो ऐसे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, जो नेचर को पसंद ही नहीं था उसको आपने बचा लिया, तो वो तो एक तरह के लिए आपके लिए बोझ ही बन जाएगा बाद में ना। तो याद रखना कि जिस पॉपुलेशन में ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है वो पॉपुलेशन साइज या तो कांस्टेंट है या नंबर कम हुआ है उसका। कारण क्या है कि आप उसमें दखल दे रहे हैं। समझ में आ गया आपको? तो देखिए, तो ये हो गया देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है नंबर 4 रॉ मटेरियल कहते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ सिलेक्शन इज द वेरिएशन। सिलेक्शन को एक्ट करने के लिए वेरिएशन चाहिए। जो सिलेक्शन का रॉ मटेरियल होता है वो क्या बताओ? वेरिएशन ही होता है। ये वेरिएशंस कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, और ये डिसाइड आप नहीं करेंगे, ये डिसाइड नेचर करने वाला है। नेचर कंडीशन चेंज करेगा, उस चेंजिंग कंडीशंस में अगर आपके अंदर का वेरिएशन आपको बचा ले
मतलब वो आपके लिए फेवरेबल है, और चेंज हो गया और वेरिएशन आपने आपको हेल्प नहीं कर रहा आपको, मतलब वो वेरिएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो वेरिएशंस इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये तब पता चलेगा जब चेंज ऑफ इन्वायरमेंट होता है। लिख लो इस पॉइंट को, फिफ्थ पॉइंट देखिए, वेरिएशन इज, देखो वेरिएशन इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, वेरिएशन इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, it will be decided only after the change of environment. समझ में आ गया? तो we are not the judge to decide whether variation is good or bad, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। और वेरिएशंस का मतलब मैंने कहा कि वेरिएशंस वही होते हैं जो आपको फीडिंग में और ब्रीडिंग में हेल्प करें। देखो, नेचर का जो स्ट्रगल है वो दो ही चीज के लिए होता है, फीडिंग एंड ब्रीडिंग। जो रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज कर ले और जो मैक्सिमम प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे, यही सिलेक्शन है। आप कितने हैंडसम हैं, आप 6.5 फीट के हैं या 8 फीट के हैं, और आपका जो रिसोर्स है आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप मतलब आप नेचर के लिए एक पूरा कवर हो गया, फिर आपका कोई वैल्यू नहीं है। फिर नेचर का स्ट्रगल दो ही चीज के लिए होता है, इट्स फॉर फीडिंग एंड फॉर ब्रीडिंग, दैट्स ऑल। और दुनिया के सभी एनिमल्स इसी में बिजी हैं, आपको छोड़ करके। नीट का एग्जाम आपको देना है, गधे को थोड़ी देना है। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी एनिमल्स का जो पूरा का पूरा लाइफ का पूरा जो स्ट्रगल है वो दो ही चीज के लिए होता है, हाउ टू फीड एंड हाउ टू ब्रीड, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। बाकी ये जूम क्लासेस, मेडिसिन, सेक्टर 6 का मार्केट, गोलगप्पे और पाव भाजी, इससे कोई मतलब नहीं है मच्छर को और मक्खी को। इट्स ऑल यू एंड यू पीपल जो सारा स्ट्रगल कर रहे हैं आप, एंड दिस इज ऑल यूजलेस इन द सेंस ऑफ नेचर। आप ये जो नीट करके नेचर पे कोई फायदा नहीं करने वाले हैं, आप तो नेचर का नुकसान करने जा रहे हैं। आप डॉक्टर बन के यू विल नॉट सर्व द नेचर, यू विल सर्व ह्यूमैनिटी ओनली। आप नेचर के अगेंस्ट काम करने जा रहे हैं। पता आपको कि आप ऐसे बच्चे को बचाएंगे जो मरने के लायक होगा, तो आपका ये काम नेचर के अगेंस्ट हुआ ना फिर। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन एंड आफ्टर डूइंग एमबीबीएस, you will serve only humanity, you will not serve for nature. नेचर के सिलेक्शन रूल को आप बेनिफिट नहीं कर रहे, आप ये केवल ह्यूमैनिटी के नाम पे काम कर रहे हैं और पैसे कमाने का जरिया है, दैट्स ऑल। बस सिलेक्शन को कोई मतलब नहीं ह्यूमैनिटी से। सिलेक्शन तो कहता है कि उसके लिए गधा भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आप इंपॉर्टेंट है। नेचर के लिए गधे का वही वैल्यू है जितना वो आपको प्रेफर करता है। नेचर के लिए मच्छर का वही वैल्यू है जो आपको प्रेफर करता है। और देखो मच्छर कितने मजे में है, मस्त खाता है और दुनिया भर के बच्चे पैदा करता है, और जब चाहे आपको मलेरिया कर देता है। आप मच्छर को मलेरिया कर सकते हैं क्या? कि मच्छर को काट लिया ऐसे और उसी को मलेरिया हो गया, और एक मच्छर कई को मलेरिया कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मच्छर, मक्खी, जितनी आर्थ्रोपोड्स हैं, ये नेचर के बनाए हुए वेरिएशंस हैं, और ये आप किसी भी एंगल से इसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। और ये एनसीईआरटी में लिखा गया है कि कोई भी वेरिएशंस पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होता, हर वेरिएशन का कुछ ना कुछ नंबर रहता है। नो वन वेरिएशंस कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। हर तरह के वेरिएशंस के कुछ ना कुछ निशान रहते हैं, अगर नेचर का इंटरफेरेंस आपका ना हो। जैसे कहते हैं कई सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए पॉपुलेशन से, उसका कारण नेचर नहीं है, उसमें आप उसके पीछे हैं। हर तरह के वेरिएशंस, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उनका नंबर फ्लक्चुएट करता है। कोई भी वेरिएशंस पूरी तरह से नेचुरली एलिमिनेट नहीं होता।
until or unless there is human interference. समझ में आ गया? चलिए, तो ये था आपका ये था समरी ऑफ डार्विनियंस थ्योरी। अब मैं इसको एक फ्लो डायग्राम में बता देता हूं। देखो लिखते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन and limited natural resource. Because of that, क्या होता है? Struggle for existence कहता है। इसकी वजह से क्या बताओ? Only certain variation develop and get reproductive maturity. और मैंने कहा कि ये जो सर्टेन वेरिएशंस हैं, ये जो वेरिएशंस होता है, देखो कहने का मतलब, देखो ये जो वेरिएशंस हैं इसे कहते हैं प्री एडेप्टिव वेरिएशन कहा जाता है। मतलब ये था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में अगर यहीं पे वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशन जो था वो फेवरेबल भी था और वो अनफेवरेबल भी था। जो अनफेवरेबल था उसका क्या हो गया? एलिमिनेशन। और जो फेवरेबल था ओनली सर्टेन वेरिएशन, और ये फेवरेबल वेरिएशंस हैं, डेवलप एंड गेट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और ये एक तरह का प्री एडेप्टिव वेरिएशंस हैं। और देखो इसका मतलब ये हुआ organisms with maximum favorable variation इसी को कहते हैं, बताओ, नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है इसको। और इसी के लिए टर्म यूज किया गया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और फिर क्या बताया गया, देखो सच ऑर्गेनिजम्स will reproduce maximally and will contribute more, या will contribute, कैसे कर सकता हूं? And maximally, and it will help accumulation of variation generation after generation। और इसकी वजह से क्या बताओ, लास्टली कहते हैं देयर विल बी स्पेसिएशन।
समझ में आ गया? तो ये पूरा है डार्विनियन कॉन्सेप्ट। अब डार्विन ने देखो अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एडिशनल थ्योरी भी दिए थे। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में मैंने कहा जो वेरिएशंस होता है वो उसी से पता चलता देखो कि आप में वेरिएशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर फेवरेबल होगा तो वो आपको स्ट्रगल में हेल्प करेगा, अगर वो अनफेवरेबल होगा तो वो आपको एलिमिनेट करा देगा वहां से। और क्या हुआ देखो, ओनली सर्टेन वेरिएशन जो फेवरेबल होता है डेवलप एंड गेट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, वही रिप्रोड्यूस करता है। और ये एक तरह का प्री एडेप्टिव वेरिएशंस होते हैं, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वही नेचुरली सिलेक्टेड है। उसी के लिए कहा गया कि ये बेस्ट सर्वाइवल है देखो। और जो ज्यादा सिलेक्टेड है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अगले जनरेशन में। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन के अंदर फेवरेबल एलील्स का नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एंड फाइनली जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसा होगा, तो एट लास्ट पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से चेंज हो जाएगा कि फाइनली एक नए स्पीसीज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। क्लियर? चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको सम अदर एडिशनल थ्योरीज कहते हैं डार्विन का। डार्विन ने ये अपने सिलेक्शन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के कुछ और भी चीजें बताई थी, एडिशनल थ्योरीज कहते हैं इसको। लिखिए आगे, अब ये मिटा दो इसको। इसे कहते हैं एडिशनल थ्योरी इन द फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें देखो नंबर 1 आता है, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। उसने क्या कहा देखो कि आप नेचर को अपने आप से कंपेयर कर लो पहले। आप ह्यूमन बींग्स ने क्या किया देखो, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, बहुत कम रिसोर्स के साथ लिमिटेड टाइम में अपने हिसाब से हमने कितने तरह के प्लांट्स के हाइब्रिड तैयार कर लिए, एनिमल्स के ब्रीड तैयार कर लिए, कुत्तों का, कबूतर का। तो पिजन आप इतने जो देखते हैं एयर में आजकल हवा में इतने सारे उड़ते रहते हैं कबूतर, हर एक तरह के कबूतर होते हैं। ये कबूतर क्या सब नेचर ने बनाया है क्या? ऐसा नहीं है, ये मैनमेड क्रिएशन है एक्चुअली। आपने अलग अलग तरह के ब्रीड को क्रॉस करा दिया। कुत्ते की इतनी जो वैरायटी देखते हैं आप, छोटा कुत्ता, बड़ा कुत्ता, लंबा कुत्ता, नाटा कुत्ता, है ना, कुत्ता ही कुत्ता, हर तरह कुत्ता है मार्केट में। तो क्या ये सारे कुत्ते नेचर ने बनाए हैं? ऐसा नहीं है, ये आपके बनाए हुए कुत्ते हैं। आपके पड़ोस का कुत्ता और आपका जो भी मेल फीमेल पार्टनर है, आपको लगता है कि मेरे कुत्ते का पूंछ अच्छा है और उस फीमेल का बॉडी अच्छा है, तो क्यों ना एक ऐसा कुत्ता बना लें जिसमें पूंछ इसका हो और बॉडी उसका हो, और आपने दोनों को मिला दिया और एक तीसरा पैदा कर दिया आपने। ये तो आपने किया है ना, अपने फायदे के लिए, अपने रिक्रिएशन के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए। तो यही कहा था डार्विन ने कि इफ यू कैन डू with very natural resource, with very less resource in very less time period, why do this nature cannot, जिसके पास इतने सारे रिसोर्स हैं और इतने सारे टाइम है। और इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी किताब खोलिए आप लोग पहले, ये लैंग्वेज आप खुद से लिखेंगे, मैं बता देता हूं ये कहां लिखा गया है। ओपन इन एनसीईआरटी बुक, ऑल गाइज एंड गर्ल्स प्लीज, पेज नंबर 131, पेज नंबर 131, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3 क्या लिखा गया देखो, वही चीज जो मैंने लिखा, एक वर्ड लिखा है
उसी का पूरा पैराग्राफ है ये। क्या लिखा देखो, मैन हैज ब्रेड selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport or security. Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, जैसे डॉग के बारे में बताया गया है, but still are of the same group. It is argued that, देखो argued that क्या लिखा गया है, if within 100 of years man could create new breeds, could not nature have done the same over millions of years? आपने बहुत कम टाइम में लिमिटेड रिसोर्स के साथ इतने सारे कुत्ते बना लिए, इतने सारे प्लांट्स तैयार कर लिए आपने, जो आपको फायदा दे रहा है, जो आपको अच्छा लगता है। तो नेचर तो इतने सालों से काम कर रहा है, मिलियंस ईयर से काम कर रहा है, रिसोर्स उसके पास एम्पल हैं, तो वो जो क्रिएट करेगा वो क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन। और जो आपने किया वो क्या बताओ, वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में कॉलीफ्लावर के कैबेज का, इतने सारे कैबेज आपने तैयार कर लिए हैं यहाँ वहां से, वो सब क्या है। तो इफ यू कैन, व्हाई नेचर कैन नॉट? एंड दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा गया है 131 पेज का 3rd पैराग्राफ, ये इसी चीज में लिखा गया है और इसका समरी यही है। देखो ये क्या कहता है, इफ humans can create many breeds of the same group within hundreds of years with limited resource, why not nature, देखो why not nature have done the same, nature have done the same for over millions of years, over millions of years। समझ में आ गया बच्चों? तो जो सिलेक्शन आपका है वो आर्टिफिशियल है और जो सिलेक्शन नेचर का है वो नेचुरल सिलेक्शन है। अगर आप कर सकते हैं तो नेचर तो ये कर ही सकता है ना। तो ये एक तरह का एडिशनल थ्योरी था जो दिया था, किसने बताओ, डार्विन ने। फिर देखो नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन देखो, in few animals male has given better secondary sexual characteristic than the other male of the same group। ऐसा क्यों? आप जो कहते हैं, जैसे कहते हैं मेल में इतना अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्यों? जैसे अगर आप देखिए पिकॉक वगैरह में देखिए आप, जो मेल का अपीयरेंस है ये ज्यादा अच्छा होता है। जो फीमेल है, जो पेहन जिसे कहते हैं, चलिए
वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी लगती है, मेल बड़ा हैंडसम सा लगता है उसमें। आप लायन में देख लीजिए, लायन कितना हैंडसम है, उसके बड़े-बड़े हेयर्स होते हैं उसके नेक में। लायनेस इज़ सो सिंपल, उसमें ऐसा कोई चार्म नहीं होता लायनेस वाले पार्ट में, बट जो लायन होता है वो रोबस्ट होता है। और हर लायन भी एक जैसा नहीं होता। जानते हैं लायन वगैरह जो होता है वो हर्ड में रहते हैं, उनका अपना एक ग्रुप होता है और 5-10 फीमेल्स के ग्रुप में एक सिंगल लायन एग्जिस्ट करता है। अगर कोई दूसरा लायन उसके ग्रुप में आने की कोशिश कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होता है। तो ऐसा नेचर ने डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया है? किसी मुर्गे का टोपी अच्छा बना दिया, किसी में टोपी अच्छा है ही नहीं, बहुत अच्छा टोपी नहीं दिया उसको। ऐसा क्यों? व्हाई नेचर डिस्क्रिमिनेट दैट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक? ऐसा इसलिए कि फीमेल्स को वो एक मौका मिलना चाहिए वहां पर। फीमेल्स मस्ट गेट अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम whom she get mated। वो किससे रिप्रोड्यूस करेगी ताकि उसका प्रोजेनी ज्यादा अच्छा होगा। उसके लिए नेचर ने एक पर्टिकुलर तरह के मेल में ज्यादा अच्छा क्या दिया, उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब मुर्गे का जिसका टोपी अच्छा है, कैप अच्छा है उसका, वो उस ग्रुप के फीमेल्स के लिए एक इंडिकेशन है कि इस मेल का जेनेटिक्स अच्छा है, इस मेल का मॉर्फोलॉजी अच्छा है, तो इसका जो प्रोजेनी होगा वो ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? तो उसने कहा कि ये नेचर का क्रिएट किया हुआ सिलेक्शन है कि एक सेक्स को ज्यादा प्रमोट किया गया है। क्योंकि मेल का अगर जेनेटिक्स पास होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छा जेनेटिक्स पास होगा तो प्रोजेनी उतना अच्छा आएगा उसका। तो ये मुर्गे का जो टोपी बनाया जाता है, ये टोपी जो क्रिएट होता है उसके बॉडी में, ये एक तरह का नेचुरल इवेंट है ताकि फीमेल्स को वो एट्रैक्ट करे और वो उससे रिप्रोड्यूस करे और वो ज्यादा अच्छा प्रोजेनी क्या करे बताओ, प्रोड्यूस करे। एंड दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी। ये भी डार्विन का ही दिया गया पार्ट है देखो। और एक थर्ड इसमें और देखो, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। सबसे बड़ा सुपर फ्लॉप थ्योरी था ये डार्विन का, और इसके लिए डार्विन को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा आपत्ति। डार्विन वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट आफ्टर सम टाइम। पहले तो बहुत डरा हुआ था, ये कुछ बोलता ही नहीं था, ये 15 साल चुपचाप बैठा रहा और बीबी के कहने पर इसने किताब पब्लिश किया अपना। पहले तो इतना डरा हुआ था कि डार्विन कुछ कर ही नहीं रहा था, बोले मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो लिख के बैठ गया हूँ, अगर मैं कुछ कहूंगा तो लोग मुझे मार देंगे। लेकिन जब डार्विन को काफी ज्यादा फेमस, इसको जब एक मिला, इसको लोग जानने लगे, तो डार्विन से क्वेश्चन किया गया फिर कि डार्विन साहब ये बताइए आप कि जो वेरिएशंस वगैरह कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर हेरिटेबल, हाउ दिस इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस। डार्विन साहब बताइए, चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, कुछ बोलिए। तो डार्विन अब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में था, बोले कि मैं तो कुछ ना कुछ बोलूंगा। बोला कि देखो आपके पड़ोस में किसी दूसरे देश में एक मेंडल नाम का एक प्राणी है, और मेंडल कहता है फैक्टर होता है कुछ, और ये फैक्टर जो होते हैं ये आपके फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। ये किसी ने कहा कि डार्विन साहब आपने नाम सुना है मेंडल का? बोले हु द हेल इज मेंडल, आई डोंट नो एनी मेंडल सेंडल। उसको मेंडल के काम के बारे में पता भी था कि मेंडल साहब जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं, बट मेंडल जीते जी पापा नहीं बन पाया जेनेटिक्स का, उसके पीछे डार्विन का हाथ था। पता आपको ना कि मेंडल बिकम्स फादर ऑफ जेनेटिक्स आफ्टर हिज डेथ। क्योंकि मेंडल जिस समय अपना काम कर रहा था, डार्विन इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि लोग डार्विन की बात को मानते थे। बेचारे मेंडल कहता रहा फैक्टर 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 फैक्टर, और डार्विन ने कहा कि नो फैक्टर। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके बुक में लिखा गया है। देखो कुछ पेज नंबर निकालो, 135। 135 का देखो लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है। 135 का लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है देखो कि what is the origin of this variation and how does speciation occurs, even though Mendel had talked of inheritable factors influencing phenotype, Darwin either ignored this or observation or kept silence। उसको किसी ने कहा भी कि ऐसा कुछ होता है, डार्विन खामोश हो गया, बोले कौन अपना
नाम नहीं, तो मैं अगर इसका बात मान लूंगा तो लोग मेरी बात कैसे मानेंगे? तो डार्विन जानबूझ के खामोश हो गया। और याद रखना, थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस he has given after ignoring the concept of factor given by Mendel. लिख लो, theory of pangenesis is given by Darwin. Theory of pangenesis is given by Darwin. लिख लो, is given by Darwin to explain the mechanism of inheritance. Is given by Darwin to explain the mechanism of inheritance after ignoring the concept of factor. After ignoring the concept of factor. After ignoring the concept of factor proposed by Mendel. और उसने एक यूनिक बात कही कि ये क्या होता है। उसने कहा कि आपकी बॉडी में ना क्या होता है, देखो कितना डार्विन ने क्या, कितना अजीब सी बात कही उसने। बोला कि जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, मेल फीमेल के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, हर ऑर्गन का एक रेप्लिका होता है। उसने कहा पेंजीन, एक वर्ड इसके अंदर पेंजीन कहा उसने। पेंजीन क्या बताओ? रेप्लिका होता है, रेप्लिका ऑफ ईच बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स। और बोला कि ये जो पेंजीन होता है ना, ये पेंजीन गैमेट्स में इकट्ठा हो जाता है। जब ये मेल फीमेल गैमेट बनता है ना, तो इसमें पेंजीन इकट्ठा हो गया, ये गैमेट्स में इकट्ठा हो गया, और ये गैमेट जब फ्यूज कर गया तो जाइगोट बन गया, और ऐसे बच्चे में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अपेयर हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस उसने क्या कहा बताओ? कि आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उस बॉडी ऑर्गन्स का हर ऑर्गन का एक स्मॉल रेप्लिका होता है, माइक्रो रेप्लिका, और उसका नाम क्या दिया उसने? पेंजीन। और ये पेंजीन कहां इकट्ठा हो गया बताओ? गैमेट्स में। और ये गैमेट्स फ्यूज कर गए, और उसके बाद एक नया जाइगोट क्या हुआ? डेवलप हुआ, और उस जाइगोट में दोनों के फीचर्स क्या हो गए बताओ? एपियर हो गए। ऑल्दो ये थ्योरी गलत था, तो उसने क्या कहा देखो, रेप्लिका का नाम क्या दिया उसने? पेंजीन, स्मॉल रेप्लिका कहते हैं। एंड दैट रेप्लिका गेट accumulated inside the gamete, and once the gamete get fused, a zygote develop, and that zygote represents the characteristic of both male and female partners. और ये थ्योरी बिल्कुल ही बकवास था, गलत थ्योरी था, जो बाद में लोगों ने बताया। बट डार्विन जब तक जिंदा रहा, लोग इसकी बात को मानते भी रहे, और ये मानते रहे मेंडल साहब के बात को इग्नोर करके। और मेंडल बेचारा बहुत काम किया अपने समय में, बट वो मर गया, और वो जीते जी पापा नहीं बन पाया जेनेटिक्स का। और इसके पीछे कहीं ना कहीं डार्विन का इन्फ्लुएंस था पूरे यूरोपियन या पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही।